विद्यार्थियों, अध्याय 11वें के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके बारे में हम जानेंगे, और वो है समय। हम अपने समय का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं? अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है व्यक्तित्व विकास को लेकर के, सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए जितनी भी बातें हमने पढ़ी है, चाहे हम अपने लक्ष्य की बात करें, हम अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता की हम बात करें, यदि हम हमारे समय को सुनियोजित करके नहीं चलते हैं, तब हम कभी भी जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकते। यह 100% सत्य बात है। यदि जीवन में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें समय की कीमत को समझना पड़ेगा। और समय के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि भगवान बड़ा या समय, तो कहा जाएगा कि समय बड़ा है। अनेक संस्कृतियां आई, अनेक सभ्यताएं आई, वो सारी मिट गई समय के साथ, लेकिन समय अपनी अबाध गति से चलता रहा। कोई आता है जाता है, समय के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है और यह समय अनादिकाल तक चलता रहेगा। इसलिए यदि सबसे अधिक किसी चीज का महत्व है हमारे जीवन के अंदर, तो वो वास्तव में समय है। इसलिए कहा गया है कि समय बहुत ही मूल्यवान है। और मूल्यवान इसलिए भी है समय, क्योंकि एक बार यदि हमारे हाथ से समय चला गया, तो यह लौट करके कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए जो समय के साथ में चलता है, वह अपने जीवन को भी सफल बना लेता है, वह उस समय के साथ में अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेता है। और इसी समय को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने भी, हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसको 4 भागों में बांट दिया था। और हम सभी ने पढ़ा है कि शुरू के जो हमारे 25 साल है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए है, आगे के जो 25 साल है वो गृहस्थ आश्रम के लिए है, उससे आगे के जो 25 साल है वो हमारे वानप्रस्थ के लिए है, और अंतिम जो 25 वर्ष है वो हमारे संन्यास आश्रम के लिए है। इस प्रकार से एक व्यक्ति की जो आयु है उसको 100 वर्ष के रूप में आंक करके यह समय का एक प्रबंधन किया गया था कि हमें हमारे इन सालों में, इन 25 सालों में, पहले 25 सालों में क्या करना है, अगले 25 सालों में क्या करना है, अगले 25 सालों में हमें क्या करना है। यह समय का एक बहुत ही अच्छा प्रबंधन था। विद्यार्थियों, हम जो जीवन जी रहे हैं और हमारे इस जीवन में भी इस समय को लेकर के हमने क्या क्या प्रबंधन किया है? क्या हमने प्रबंधन किया है? और यदि नहीं किया है तो आज ही उसका कर लीजिए, क्योंकि जो समय का प्रबंधन करता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और एक व्यक्ति सफल कौन होता है? सफल वही होता है जो समय का ध्यान रखता है। आपके सामने जो एक सूत्र लिखा हुआ है कि व्यक्ति यदि समय के साथ में, समय को ध्यान में रख करके, और जो उसके पास में उसके संसाधन है उनका प्रयोग करते हुए वह यदि आगे बढ़ता है, तो वह निश्चित रूप से क्या करता है? अपनी सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए समय के साथ में संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक सुसंगठित और सार्थक व्यक्तित्व की यदि बात करें हम, एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं, हम घर में झाड़ू लगाते हैं और वो झाड़ू किससे बनी हुई है? एक एक तिनके से वह झाड़ू बनी हुई है। और उस झाड़ू को बांधे हुए कौन रखता है?
एक छोटी सी डोरी। उस डोरी को यदि उस झाड़ू से बांध दिया जाए तो उस झाड़ू से हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं, वह झाड़ू हमारे काम आती है। और यदि उस धागे को खोल दिया जाए तो यह स्वयं झाड़ू ही क्या बन जाएगी, वह कचरा बन जाएगी। तिनके हमारे पूरे घर के अंदर फैल जाएंगे, क्योंकि अब वह संगठित नहीं है। उसको संगठित रूप से बांधने वाला वो कौन है, वो धागा है। और हमारे भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस सफल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बांधने वाला कौन है, हमें बांधने वाला वह है समय है। लेकिन अधिकतर व्यक्ति क्या कहते हैं, हमें यही सुनने को मिलता है कि मेरे पास समय नहीं है। यहां तक कि आजकल यदि छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखें तो वो भी कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। क्यों भाई, कहां गया समय? समय तो उसी गति से और उसी रूप में जो अनादिकाल से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। आज भी वही सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त हो जाता है, वही रात है, वही दिन है। 24 घंटे के अंदर वही 1 घंटा है जिसके अंदर 60 मिनट होते हैं और उसी 60 मिनट के अंदर वही 60 सेकंड होते हैं। समय तो है हमारे पास में, जितना समय मेरे पास में है उतना ही समय दूसरों के पास में है। दूसरे बहुत आगे बढ़ जाते हैं और मैं बहुत पीछे रह जाता हूं। कारण क्या है? उसके पास भी वही 60 सेकंड है और मेरे पास भी वही 60 सेकंड है। कारण सिर्फ एक ही है। जो आगे बढ़ते हैं, जो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, एक सफल जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो अपने उस समय को सही ढंग से नियोजित करके चलते हैं। और जब वो सही ढंग से उस समय को नियोजित करके चलते हैं तब निश्चित रूप से वह अपने जीवन में सफल होते हैं। फिर विद्यार्थियों, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे कांट। और वो जो दार्शनिक कांट हुए थे, कहते हैं कि वो शरीर से इतने दुबले पतले थे कि जब उनकी स्कूल में स्पोर्ट्स यानी खेल कूद का पीरियड होता था तो टीचर्स लोग उनको क्लास में सुला देते थे कि उनको विश्राम मिले और उनके शरीर में पुनः शक्ति आए। और वही कांट कहते हैं कि समय के बड़े पंक्चुअल थे और समय के इतने पंक्चुअल थे कि इस समय यदि यह काम करना है तो उसी समय वह काम करना है। और जर्मन का जो ये महान दार्शनिक था, कहते हैं सुबह सुबह 4 बजे वो घूमने के लिए निकलता था और उसका जो नौकर था वो साथ में एक लालटेन लिए हुए चलता था। और जो दूसरे लोग होते थे उस कांट को देख करके और अपनी घड़ी मिलाते थे। यानी कि टाइम के इतने अधिक पंक्चुअल थे कि लोग उनको देख करके अपनी घड़ियों का टाइम सेट करते थे। 1 सेकंड भी वह अपने टाइम से इधर उधर नहीं होते थे। कहते वो शाम को 5 से 6 बजे लोगों से मिलते जुलते थे। और उस समय जब वो लोगों से मिलते जुलते थे और उस समय कहते हैं कि यदि जर्मन का चांसलर भी आ जाए, वहां का प्रेसिडेंट भी आ जाए, तो भी वो मिलते नहीं थे। उनको अलग ही टाइम देना पड़ेगा। और वही व्यक्ति आगे जाकर के दर्शन के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति हुआ। यह है समय का महत्व। समय प्रबंधन के सूत्र। यदि समय का इतना महत्व है तो हम उस समय को कैसे नियोजित करें ताकि इस समय के साथ में हम चल सकें। और जो समय के साथ में नहीं चलता है वह पिछड़ जाता है, वह बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए आज हम हमारे देश को, हिंदुस्तान को हम कहते हैं विकासशील देश, और बहुत सारे ऐसे देश हैं उनको कहते हैं विकसित देश। हम कहते हैं कि उनकी अपेक्षा अभी हम 100 साल पीछे हैं। चल उनके साथ रहें, लेकिन फिर भी उनके पीछे हम क्यों हैं? क्योंकि हम समय की नजाकत को नहीं पहचान पाए, और यदि पहचान भी पाए हैं तो उसके साथ में हम चल नहीं रहे हैं। तो समय प्रबंधन के सूत्र में सबसे पहला आता है लक्ष्य निर्माण। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, यदि समय को ठीक ढंग से नियोजित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बनाइए। प्राथमिकताओं का निर्धारण है। हमारे बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं।
हमारी बहुत सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं या महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन उन इच्छाओं में या उन लक्ष्यों के अंदर आप उनको प्राथमिकता दीजिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जिनको सबसे पहले प्राप्त करना अनिवार्यता है। क्योंकि बहुत सारी इस प्रकार की जो प्राथमिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य होते हैं हमारे जीवन के लिए, उनको यदि हम प्राप्त करते हैं तो जो छोटे मोटे जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। अपने समय का विश्लेषण करें, यानी जो हम समय जिन कामों के अंदर हम लगा रहे हैं वो ठीक ढंग से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। समय का भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सुबह उठने से लगा करके रात को सोने तक पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, या हमें सुबह उठने के बाद में आज शाम को सोने तक हमें क्या क्या करना है, उसका विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। और उसके विश्लेषण करने से ही हम आगे के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। कार्य का विभाजन और निरीक्षण। कार्य का विभाजन बहुत जरूरी है। किस कार्य को हमें किस समय करना है, किस ढंग से करना है, ये निरीक्षण होना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ ऐसा काम है कि भाई मुझे कहीं बाहर जाकर के आना आज, और वह बहुत जरूरी है, लेकिन यदि हम बाहर जाकर के आ रहे हैं और उसके साथ में यदि वहां पर जाने से 2-3 काम और हो जाते हैं तो उनको भी हम करके आ सकते हैं। इससे हमारे समय की भी बचत होगी। आत्मविकास, यहां पर आत्मविकास का अर्थ क्या हुआ? यदि व्यक्ति अपने समय के साथ में चलता है तभी वो क्या कर सकता है, वह अपना यानी कि वह स्वयं का विकास कर सकता है। आत्मविकास अर्थात स्वयं के विकास के ऊपर ध्यान देना। और स्वयं के ऊपर हम कितना ध्यान देते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। समय के नियोजन में केवल अर्थ यही नहीं है कि हम केवल धन प्राप्त करने के लिए या अपने कैरियर के चक्कर में या अपने बिजनेस के लिए रात और दिन हम भागते रहते हैं। खुद को विश्राम देना भी बहुत जरूरी है और स्वयं के लिए समय निकालना भी बहुत ही जरूरी है। हमें खाना भी खाना है, हमें नींद भी लेनी है, विश्राम भी करने हैं, हमें दूसरे सामाजिक और पारिवारिक कार्य भी करने हैं। और ये सही ढंग से तभी कर सकते हैं जब हमारे समय का सही ढंग से नियोजन होगा। समता का हमें अभ्यास करना चाहिए। समता का अभ्यास कहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी इस चीज के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया, यानी कि आत्मविकास के लिए एकांत में मौन एवं शांत बैठकर इस समता का आप विकास करें। और समता के विकास से व्यक्ति के स्वयं का यानी कि अपनी आत्मा का विकास होता है। समय प्रबंधन के प्रयोग में कि समय का प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए जरूरी है स्वयं का निरीक्षण, यानी कि अपने आप का आत्म निरीक्षण करें। और आत्म निरीक्षण का अर्थ क्या है? आप निश्चित टाइम को देख करके और बिल्कुल एकांत स्थान के ऊपर बैठ जाइए और आंखें बंद करके और आराम से, आपका कोई भी गुरु है, कोई भी आपका इष्ट है, आप उसका स्मरण करें और ये देखें कि आप सुबह से लगा करके शाम तक आपने क्या क्या किया है। अपने समय को कितना आपने सदुपयोग किया और अपने समय का आपने कितना दुरुपयोग किया है। उससे आपकी यह बात समझ में आएगी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से टाइम किलर यानी कि टाइम को बर्बाद करने वाले कारक है उनको मैं दूर कर सकूं। तो इस प्रकार से हम अच्छे से अपने समय का प्रबंधन करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। व्यक्तित्व विकास में जहां समय की, लक्ष्य की, आत्मविश्वास की आवश्यकता है, वहीं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है हमारी लेखन क्षमता। लेखन क्षमता यानी कि लिखने की क्षमता। हम कई लोगों को देखते हैं वह अपनी डायरी लिखते हैं, दैनिक डायरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
क्या हमने भी कभी डायरी लिखी है? या फिर कई ऐसे महापुरुष या लोग हुए हैं जो अपनी डायरियां लिखते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। या बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लिखने की अपनी जो क्षमता होती है और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं। क्यों लिखें हम, और इस लिखने से हमें क्या फायदा हो सकता है? कई बार जब बच्चों को कहा जाता है तो कहते हैं कि सर लिखने की क्या आवश्यकता है? आज आप देखो ना, हजारों किताबें लिखी गई है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। अब हमें लिखने की क्या आवश्यकता है? उतनी किताबों को यदि पढ़ लिया जाए तो भी बहुत है। इंटरनेट का जमाना है, इतना लिखने की आवश्यकता ही कहां है? जो कुछ भी चाहिए कुछ ही सेकंड या मिनटों के अंदर इंटरनेट खोला और बहुत सारा ऐसा साहित्य या हमें जैसी जानकारी प्राप्त करनी है वह हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि चाहे कितनी ही किताबें क्यों नहीं लिखी गई हो, चाहे कितना ही लेखन का काम क्यों नहीं कर लिया गया हो, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं लिखता है तब बहुत सारी उसकी जो योग्यताएं होती है वह निखरती है, बहुत सारी योग्यताएं उसकी बाहर निकलती है। लेखन के क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं? एक तो स्व पर विकास, इसका अर्थ हुआ कि खुद का विकास होता है, और खुद के विकास के अंदर क्या है? स्व प्रबंधन के लिए हम अपना स्वयं का प्रबंधन कितना करते हैं, हमारा खुद के ऊपर अनुशासन कितना है, क्या हमारा जो जीवन चल रहा है वह ठीक ढंग से चल रहा है, ठीक ढंग से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या जिन चीजों की हमें प्राप्ति करनी है, जो लक्ष्य है, वो सही समय पर हम प्राप्त करते जा रहे हैं? ऐसा नहीं है तो क्यों है ऐसा? हम सोचते हैं। तो आप कभी एक काम करके देखिए, इन चीजों को एक कोरे कागज के ऊपर उतार करके देखिए, तब हमारे समझ में आएगा कि हमारा स्वयं का जो प्रबंधन है वो वास्तव में कितना अच्छा है। क्योंकि कई बार सोचते सोचते अच्छी बात सोच ली, लेकिन फिर भी वो माइंड से स्लिप हो जाती है। गलत बात भी यही, जिसको हमें दूर करना है वो भी माइंड से स्लिप हो जाती है। लेकिन एक बार कागज के अंदर उसको यदि हमने लिख लिया है तो उसका हम पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं, पुनरावर्तन उसका किया जा सकता है। ये हमारे खुद के विकास के लिए, प्रबंधन के लिए है, संप्रेषण के लिए। जब व्यक्ति की लेखन की क्षमता बढ़ती है तो व्यक्ति का आपस में जो संप्रेषण करने की क्षमता है, जो उसकी कम्युनिकेशन की शक्ति है, वह बढ़ती है। आज कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े जो उद्योग है वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे पीछे रहने का या सही समय पर काम का पूरा नहीं होना, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा या कारण बनता है वह हमारा संप्रेषण की कमी। तो संप्रेषण के अंदर वृद्धि होती है। अध्ययन को पेना एवं सूक्ष्म बनाने के लिए, यानी कि अध्ययन की जो क्षमता है वो बड़ी सूक्ष्म बनती है, गहराई तक पहुंचते हैं, शब्दों के जो गूढ़ अर्थ होते हैं वो हमें समझ में आते हैं, और हमारे अंदर से बहुत सारी जो रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं वह हमारी बाहर निकलती है। और इसी लेखन क्षमता के कारण से बहुत सारे लोग अच्छे कवि, अच्छे उपन्यासकार बन जाते हैं। समस्या समाधान के लिए जब एक बार अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की बातें एक कागज के ऊपर लिखित रूप में आ गई है, तब उनको हम बार बार पढ़ करके हम उन कमियों को, हमारी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, या हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां रुकावटें आ रही है उन रुकावटों को हम बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। खुद के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद के प्रबंधन के लिए अपने प्रति हम जागरूक रहें, स्वयं के प्रति जागरूकता, जो भी काम करें वर्तमान में रहते हुए करें। अवचेतन मन से संपर्क को साधें। जितना अवचेतन मन से संपर्क होगा उतने जागरूक होंगे, उतनी हमारी एकाग्रता का विकास भी होगा। अपने संस्कारों का विवेचन, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही प्रकार की होती है, उनका विवेचन किया जाए। मार्गदर्शन,
मार्गदर्शन के लिए, हम हमारे से बड़े जो दूसरे लोग हैं उनकी भी हम सहायता ले सकते हैं। जीवन विकास का साधन, जीवन को किस प्रकार से अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। जिसका खुद के ऊपर प्रबंधन होता है, जिसका अच्छा प्रबंधन रहता है, वह अपने जीवन को अच्छे से ढंग से जी सकता है। और जिसके जीवन में प्रबंधन है, खुद की पहचान है, खुद के अस्तित्व को जो स्वीकार करता है, उसके जीवन में संतुलन बना रहता है। संप्रेषण शक्ति का विकास होता है। संप्रेषण शक्ति का विकास कैसे होगा? जब हम लिखते हैं और लिखने से अध्ययन की गहनता बढ़ती है। और अध्ययन की गहनता कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं, शुरुआत में लिखते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कमियां नजर आती है, कुछ मात्राओं की भी हमें कमियां नजर आती है। फिर हम देखते हैं कि जो ये सेंटेंस लिखा गया है इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा है। लेकिन जब बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, बार बार जब उस चीज को लिखा जाता है और बार बार जब उसको पढ़ा जाता है, और जब बार बार पढ़ेंगे तो शब्दों के ऊपर हमारा अधिकार होने लग जाएगा। और जब शब्दों के ऊपर हमारा अधिकार होगा तब हम कहीं पर भी, किसी के पास भी, कोई भी हम जब बात पहुंचाना चाहते हैं तो कम समय में अच्छे ढंग से और अच्छे शब्दों का हम प्रयोग करते हुए अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। नहीं तो अधिकतर होता क्या है, हम बताना तो कुछ और चाहते हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है। उससे फिर जिस कार्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, वह हमारा हो नहीं पाता है। और जब अच्छा संप्रेषण होता है तब अनेक प्रकार की जो कम्युनिकेशन गैप के कारण से पैदा होती है, वह समस्याएं अपने आप समाप्त होनी शुरू हो जाती है। बात यहां पर आती है कि लेखन के फायदे बहुत सारे हैं, इसलिए हमें लिखना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहते हैं डायरी लिखते थे, और भी बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो लिखते थे। हमें करना कुछ नहीं है। यदि लेखन की प्रक्रिया में आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ही काम कीजिए, आप लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी, जो भी मन में आ रहा है आपका, जैसा भी हो वैसा आप लिखते जाएं। मन में जिस प्रकार के भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को आप लिखते जाएं। यदि सकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनको लिखिए, नकारात्मक आ रहे हैं तो उनको भी आप लिखते जाइए। यह हमारी उस लेखन प्रक्रिया का प्रथम चरण बनता है। क्या होगा इससे? आप पुनः उसको पढ़िए। दूसरे चरण के अंतर्गत क्या होगा? आप पुनः उसको पढ़िए। जब आप पुनः उसको पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि हमने कहां पर और क्या क्या गलतियां की है। केवल व्याकरण की ही गलतियां नहीं, हमें यह भी समझने में सहायता मिलेगी कि वास्तव में मेरे अंदर क्या है। यदि हम पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी मन की सारी बातें लिखते हैं, हमारे अंदर पैदा होने वाली सभी प्रकार की इच्छाओं को यदि उस पेपर के ऊपर हम उतारते जाते हैं, तब हमारे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, उनका भी हमें धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा। और जब हमारे सामने एक चीज आ जाएगी कि यह मेरे अंदर बुराई है और इसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे दूर करना है, मेरे अंदर ये अच्छाई है और मैं इसके अंदर कितना अपना विकास कर सकता हूं। और जब द्वितीय चरण के अंतर्गत धीरे धीरे जब हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और जब पुनः हम लेखन की क्रिया को हम करेंगे, तब धीरे धीरे बार बार होने वाली जो पुनरावृत्ति है उससे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वह दूर होती जाएगी। और बार बार पुनरावृत्ति से ही अपने आप हमारे उस अवचेतन मन से हमारा संपर्क हो जाएगा, उस अवचेतन मन से हमारा जुड़ाव हो जाएगा। इसी प्रकार से डायरी लेखन में भी आता है। दिन प्रतिदिन जो कुछ भी हम करते हैं उनको अपनी डायरी के अंदर स्थान दीजिए।
तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि लिखने की भी अपनी एक कला होती है, और जब हम अपनी मन की बातों को उन शब्दों के अंदर पिरो करके हम एक कागज के ऊपर उतारते हैं और बार बार जब इसका अभ्यास किया जाता है, तो निश्चित रूप से वही जो शब्द होते हैं, वही जो वाक्य होते हैं, जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते हैं और बाद में हमारे लिए बड़े अच्छे, सुंदर और हो सकता है हमारे जीवन के विकास के वह आधार बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।